हमने जो पेपर प्रारंभ कर रखा वो आपका चौथा पेपर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इस चौथे पेपर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने जो आपके सामने अब तक जिन तथ्यों के बारे में चर्चाएं की हैं उन तथ्यों के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रंटियर एंड बाउंड्री। फ्रंटियर और बाउंड्री एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि फ्रंटियर और बाउंड्री से पहले हमने स्टेट के बारे में और स्टेट के बाद में नेशन के बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने स्टेटों के प्रकारों को समझा था कि स्टेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर स्टेटों के अंतर्गत हमने सबसे पहले यूनिटरी स्टेट अर्थात एकात्मक जो राज्य थे उनके बारे में जाना। फिर फेडरल स्टेट के बारे में समझा। दोनों कंसेप्टों को समझने के बाद में हमारे सामने एक जो महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने निकल के आता है फिर वो आता है फ्रंटियर और बाउंड्री का, कि व्हाट इज फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य का बाहरी वह क्षेत्र जो प्राकृतिक हो, वहाँ वस्तुओं का आवागमन हो, आदान प्रदान हो तथा लोगों का आवागमन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रंटियर कहलाता है। फिर हमारे सामने जो तथ्य निकल के आया कि फ्रंटियर और बाउंड्री में क्या अंतर होता है। फिर मैंने आपके सामने रखा था कि जो बाउंड्री होती है वो एक स्टेट की परिधि का निर्माण करने का कार्य करती है, अर्थात जो सीमाएं होती हैं वो राज्य की परिधि का निर्धारण करती हैं। अर्थात एक आंतरिक जो हमारे राज्य की जो केंद्रीय जो शक्ति होती है वो एक सीमा के अंतर्गत जो है बांधने का काम करती है। सीमाएं उस आंतरिक शक्ति को बांधने का काम करती हैं। अर्थात जो हमारी सीमाएं हैं वो सीमाएं जो होती हैं वो आंतरिक होती हैं और जो हमारा फ्रंटियर है वो आउटर होता है। सीमाएं हमारे आंतरिक क्षेत्र के नियंत्रण का कार्य करती हैं, जबकि जो हमारा सीमांत जो होता है वो उसका बाहरी क्षेत्र होता है। उस पर राज्य का अधिकार तो होता है, लेकिन उस क्षेत्र पर राज्य का अधिकार तो होता है, लेकिन वहाँ जो है कानूनी तथ्य जो होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। जबकि जो सीमाएं होती हैं वो दो राज्यों को पृथक्करण का कार्य करती हैं। इस बात से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जो सीमाएं होती हैं वो सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने सीमाओं के प्रकारों के बारे में बात की और लास्ट जो वीडियो था हमारा उसके अंतर्गत हमने सीमाओं के टाइप की ही बात की थी कि सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने उसमें जाना था कि जो सीमाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अर्थात हमने जो भौगोलिक जो तथ्य हैं और जो सांस्कृतिक जो कारक हैं, भौगोलिक तथ्य तथा सांस्कृतिक कारकों के आधार पर सीमाओं का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया है। पहला जो किया है वो रचनात्मक और जो दूसरा किया है जो अनुमानसिक। तो रचनात्मक के आधार पर अगर हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था भौगोलिक आधार पर या भू आकारिकी के आधार पर। तो भू आकारिकी की जब हमने बात की थी तो भू आकारिकी के अंतर्गत हमने यह जाना था कि जो भी हमारे भौगोलिक जो कारक है जिसके अंतर्गत हमारे पर्वत आ गए, पठार आ गए, हमारी नदियां आ गई, हमारी झीलें आ गई, हमारे ये जो भौगोलिक जो स्वरूप हैं, ये भौगोलिक स्वरूप जो है हमारी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। और इन भौगोलिक स्वरूपों के द्वारा जो सीमाओं का जो निर्धारण किया जाता है वो स्थायी निर्धारण किया जाता है, अर्थात वो सीमाएं स्थायी होती हैं या सबसे अच्छी या उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हमने आपके सामने रखा था कि प्रजातीय जो है सीमाएं, जिन प्रजातीय सीमाओं के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो प्रजातीय सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी भाषा, ये सारे के सारे सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और ये जो प्रजातीय जो सीमाओं का जो सर्वाधिक जो वर्गीकरण देखने को मिला वो हमें अफ्रीका महाद्वीप के कांगो क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के मध्य में या प्रजातियों के मध्य में देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने ये देखा कि जो हमारी
भौगोलिक जो सीमाएं थी, भौगोलिक सीमाएं, प्रजातीय सीमाएं, भौगोलिक और प्रजातीय सीमाओं के बाद में हमने जो हमारा 3 कैटेगरियां बांटी थी भौगोलिक श्रेणी में। तो पहली श्रेणी बांटी थी जो पर्वत के आधार पर, दूसरी श्रेणी बांटी थी वो नदी के आधार पर, तीसरी श्रेणी बांटी थी जो झील के आधार पर। उसके बाद में हमने प्रजातीय सीमाओं का वर्गीकरण देखा। प्रजातीय सीमाओं के वर्गीकरण के बाद में हमने इनमें जो सीमाएं थी उसका आनुवंशिक वर्गीकरण देखा, और आनुवंशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति के आधार पर आपके सामने वर्गीकरण को रखा। ज्यामितीय आधार पर रखा, और ज्यामितीय या रेखीय आधार पर हमने अक्षांशीय और देशांतीय आधार पर रखा। और आनुवंशिक अगर वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो आनुवंशिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने सांस्कृतिक जो पहलू थे, सांस्कृतिक जो कारक थे, जो सांस्कृतिक जो विकास जिस क्षेत्र का हो चुका था, उस तथ्य के आधार पर जो हमारे आनुवंशिक जो सीमाएं थी उनका हमने वर्गीकरण किया। और उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमने 4 प्रकार की सीमाएं देखी: परिवर्तित, परिवर्तित, अध्यारोपित और अवशेषित। ये 4 प्रकार की सीमाएं देखी। पहली सीमा जो हमारी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब जो हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ है उससे पहले ही निर्धारित हो चुकी। परवर्ती सीमा जो हमारे सांस्कृतिक विकास के बाद में विकसित हुई है। अध्यारोपित सीमा सांस्कृतिक विकास के मध्य में स्थित हुई है। और अवशेषित सीमा वह सीमा जो नष्ट हो गई है, जिसका हमारे सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत कोई योगदान नहीं रहा। यूं करके हमने सीमाओं का वर्गीकरण को समझा। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है हमारा फंक्शन ऑफ बाउंड्री, अर्थात सीमाओं के कार्यों के ऊपर चर्चाएं करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो हमारी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो हम इस बात से तो इस यूनिट को पढ़ा था, इस टॉपिक को जो हमने पढ़ा था, तभी हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो गई थी कि जो सीमा होती है वो हमारे राज्य का जो है क्षेत्र निर्धारित करने का काम करती है। जो सीमाएं होती हैं वो हमारे राज्य के क्षेत्र का निर्धारण करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे ये बात भी क्लियर हो गई थी कि जो हमारा राज्य जो होता है उस राज्य को परिधि में बांधने का जो कार्य है वो भी हमारी ये सीमाएं करती है। राज्य को परिधि में बांधने का कार्य करेगी, राज्य के क्षेत्र को निर्धारित करने का ये कार्य करती है। साथ ही साथ इस राज्य को सुरक्षा करने का कार्य भी यही करती है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए कौन कौन सी चीजों की बात की। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो राज्य को परिधि में बांधने का कार्य किया। राज्य को परिधि में बांधने का कार्य जो हमारी बाउंड्री करती है। साथ ही साथ इस राज्य का क्षेत्र निर्धारण करने का कार्य करती है। क्षेत्र निर्धारण, जो हमारा क्षेत्र है उसको निर्धारित करने का ये वर्क करती है। साथ ही साथ राज्य को सुरक्षित करती है, राज्य की सुरक्षा करती है। ये सभी पहलू जो हैं वो इसके वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसकी सुरक्षा की बात करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी राज्य जो है तो उसके लिए एक अवरोध का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? बैरियर का कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है। जो सीमाएं जो होती हैं वो हमारी एक राज्य से दूसरे राज्य की जो व्यवस्थाएं होती हैं, अर्थात राज्य की जो व्यवस्थाएं होती हैं, राज्य की जो व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने का काम करती है। साथ ही साथ राज्य के कानून को बनाए रखने का काम करती है। कानूनी पक्ष को निर्धारित करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे जो सीमाएं होती हैं वो राज्य का अन्य राज्य के साथ पृथक्करण को पृथक करने का कार्य करती है, पृथक अलग करने का कार्य करती है। अब अगर इन चीजों को, उन फंक्शनों के बारे में अगर सोचा जाए तो ये सभी जो कार्य हैं वो एक सीमा निर्धारण करने का काम करती है। पहली बात, सीमाएं जो होती हैं वो किसी भी राज्य की परिधि का निर्धारण करती हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये सीमाएं जो होती हैं
कोई भी अगर राज्य होता है वो अपनी सीमाओं का निर्धारण या अपनी परिधि का निर्धारण अवश्य करता है, क्योंकि उस परिधि के निर्धारण करने से वह राज्य क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन समय में जिस तरह से राजा महाराजाओं के द्वारा किले के चारों ओर एक पक्की दीवार खड़ी कर दी जाती थी या किला बंदी कर दी जाती थी, उससे वो किला जो था वो सुरक्षित हो जाता था। उसी तरह से अगर एक राज्य को भी अगर हमें सुरक्षित रखना है, बाहरी शक्तियों से बचाना है, तो हमें बाउंड्री का निर्धारण करना, सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो राज्य जो होता है उसके अंतर्गत जो हम सीमा का जो निर्धारण करते हैं, उस सीमा के निर्धारण करने के बाद में कोई भी व्यक्ति उस सीमा का उल्लंघन न करे, उसके लिए हमारे कानूनी जो तथ्य हैं, कानूनी जो पक्ष हैं, वो इसके अंतर्गत कारगर हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा उसके अंतर्गत निहित हो जाती है। उस सुरक्षा के परिणाम स्वरूप वहाँ एक अवरोध की स्थिति, अर्थात जब कोई भी राज्य दूसरे राज्य के अंतर्गत जब सीमा को पार करता है तो उसकी सीमा पर ही जांच कर ली जाती है, सीमा पर ही उसे जो है जांच पड़ताल करके ही उसे राज्य में प्रवेश दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई वस्तुओं का आदान प्रदान भी होता है तो उस वस्तु के आदान प्रदान के दौरान उस वस्तु पे लगने वाला जो कर जो होता है वो भी सीमा पर ही प्राप्त कर लिया जाता है। सीमा पर प्राप्त करने के बाद ही उसे राज्य में प्रवेश किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो सीमाएं होती हैं वो एक बैरियर का भी काम कर रही है, अवरोध का भी काम कर रही है, साथ ही साथ एक सुरक्षा का भी काम कर रही है, साथ ही साथ राज्य के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाने का भी काम कर रही है कि राज्य की जो पूरी राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उन पूरे राज्य की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने का काम भी हमारी सीमाएं कर रही हैं। क्योंकि जो सीमाओं का जो निर्धारण है मैंने आपको बस्तीवी परिभाषा में बताया था कि दो राज्यों के बीच में, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में सीमाएं जो होती हैं वो एक लाइन के समान होती हैं, जो राज्यों को क्या करती हैं, एक एक अलग अलग राज्य जो होते हैं उनको पृथक्करण करने का कार्य, अलग करने का कार्य सीमाएं करती हैं। उसी तरह से राज्य की जो केंद्र सरकार होती है या राज्य का जो केंद्रीय जो भाग होता है या राज्य की जो केंद्रीय जो शक्ति होती है, उस केंद्रीय शक्ति का जो नियंत्रण होता है वो हमारे राज्य की सीमाओं के अंतर्गत पाया जाता है। अर्थात ये राज्य के अंतर्गत जो सीमाएं जो स्थित हैं उन दूसरे राज्य के साथ सीमाओं के साथ किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार की हमारी सैनिक व्यवस्था है, ये सारी बातों को ये जो है राज्य की व्यवस्था निर्धारित करने का काम करती है। आज सीमाओं को निर्धारण के अंतर्गत जो हमारी सेना जो लगी हुई है वो हमारी सुरक्षा करती है, वो हमारी सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार के बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकती है। ये सारी चीजें जो हमारी सीमाएं हैं वो एक परिधि के निर्धारण के साथ साथ वो हमारी पूरी एक कानूनी तथ्यों को भी, कानूनी जो पहलू हैं उन कानूनी पहलुओं को भी जो है मानने के लिए सीमाओं का निर्धारण किया गया है। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पृथक्करण जो भी हमारे इसके अंतर्गत किया गया है। परिधि के साथ साथ हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम कानूनी कार्य करें, कानूनी पक्ष की अगर हम बात कर रहे थे तो कानूनी पक्षों के अंतर्गत हम इस बात से जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और भाषाओं के आधार पर, जाति, धर्म, भाषाओं के आधार पर हमारी जो सीमाओं का जो हमने निर्धारण कर रखा है और ये जाति, धर्म और भाषाओं के आधार पर जो सीमाएं हमने जो बांट रखी हैं उन सीमाओं का जो है सुरक्षा करने के अलावा उन कानूनी पक्षों पे भी जो है जोर देना इसका ही प्रमुख कार्य माना जाता है, सीमा का ही प्रमुख कार्य माना जाता है। इन सीमाओं के ऊपर जो आज जो दबाव बढ़ रहा है, इस दबाव को बढ़ने के कारण आज हमारा पूरा का पूरा राज्य के बाद हमारा पूरा का पूरा राष्ट्र या पूरा का पूरा वर्ल्ड आज इन सीमाओं के पर बढ़ने वाले दबाव के कारण अपनी अपनी सैन्य शक्तियों को इन सीमाओं पर जो है लगाए हुए हैं। साथ ही साथ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा या होड़ की स्थिति के अंतर्गत सैनिकों के हथियारों पर जो है अपना सारा अधिकांश जो धन होता है, पैसा जो होता है वो खर्च करने में लगा हुआ है। अर्थात सीमाओं को मजबूत करने की आज विश्व के अंतर्गत होड़ सी मच गई है। साथ ही साथ ये सीमाएं जो हैं वो एक राष्ट्र की
सार्वभौमिकता जो होती है, उस राष्ट्र की सार्वभौमिकता का परिचय प्रदान करती हैं, उस राष्ट्र की सार्वभौमिकता को बनाए रखने का काम करती हैं कि वो राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, उस राष्ट्र की सीमाएं कितनी शक्तिशाली हैं। अगर वो राष्ट्र का अगर शासन अच्छा होगा तो उस राष्ट्र के जो शासक अच्छा होगा तो वहाँ का शासन अच्छा चलेगा, और अगर वहाँ का शासन अच्छा है तो वहाँ के राष्ट्र की जो सीमाएं होंगी, वहाँ की वो सीमाएं जो होंगी बड़ी मजबूत होंगी। परिणाम स्वरूप उस राज्य का जो सार्वभौमिकता जो है, उसका जो विकास जो है, सार्वभौमिक जो विकास है, वो उस सीमाओं के द्वारा बंधा है, निर्धारित है, तो वो शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। ऐसा वर्तमान में ऐसी सभी जगह होड़ सी लगी हुई है कि किस तरह से जो है सीमाएं निर्धारित की जाए, और उन सीमाओं का निर्माण का कार्य देखने को मिलता है। अवरोध के रूप में हमने भी बात की थी आपके सामने कि सीमाएं जो होती हैं वो बैरियर के रूप में होती हैं, सीमाएं जो एक अवरोध के रूप में होती हैं। तो जब सीमाएं जब बात करते हैं कि जब एक राज्य से जब हम दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमारे चाहे वस्तुएं आम या मानव वस्तुओं के आदान प्रदान के दौरान वस्तुओं पर लगने वाला जो कर होता है, जो सीमाओं पर जो टैक्स जो लिया जाता है, उन सीमाओं पर ही इसका टैक्स लेकर ही उन वस्तुओं को या उन व्यक्तियों को आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किया जाता है। तो सीमाएं जो होती हैं वो बैरियर के रूप में भी होती हैं। बहुत से राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो बहुत से राष्ट्रों के अंतर्गत जो सीमाएं जो होती हैं वो एक विशेष जो हमारी वस्तु होती है, उस वस्तु के कारण वहाँ या किसी खनिज के कारण जो है सीमाएं जो होती हैं हमारी क्या हो जाती है, निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सीमाएं हैं वो सीमाएं हमारे क्षेत्रीय विवाद की भी घटनाओं को प्रस्तुत करती हैं। क्षेत्रीय विवाद की घटनाएं आज आए दिन हम क्षेत्रीय विवाद की घटनाओं की बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में लद्दाख का क्षेत्र है या अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो आज क्षेत्रीय विवाद से ग्रसित क्षेत्र माने जाते हैं। परिणाम यह है कि यहाँ जो क्षेत्रीय वाद जो है या उनका जो ये सीमाओं से लगे जो क्षेत्र हैं, उन सीमाओं से लगे क्षेत्रों पर जो सीमाओं से लगे जो क्षेत्र हैं उन पर जो है अलग अलग राष्ट्र जो है अपना अधिकार क्षेत्र करना चाहते हैं या अपनी सीमाओं का विस्तार करने चाहते हैं। परिणाम स्वरूप जो सीमाएं जो होती हैं वो एक विवाद क्षेत्र का भी जो है कारक बन जाती हैं, परंतु उनके लिए भी समाधान किया जाता है, विवाद की स्थिति को से भी दूर किया जाता है, निपटारा किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर क्षेत्र विवाद की अगर स्थिति को अगर हम देखें तो पेरू, चिली और बोलिविया, अगर दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो पेरू, चिली और बोलिविया के अंतर्गत जो नाइट्रेट की जो खाने थी या नाइट्रेट की जो उपलब्धता थी, तो पेरू, चिली और बोलिविया के अंतर्गत जो नाइट्रेट की जो उपलब्धता थी, उस नाइट्रेट की उपलब्धता को हासिल करने के लिए पेरू, चिली और बोलिविया के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय विवाद बना रहता था। इस क्षेत्रीय विवाद की स्थिति को उत्पन्न करने का कार्य भी ये सीमाएं कर देती हैं। परिणाम स्वरूप अलग अलग राष्ट्र या अलग अलग राज्य जो है अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है और उस विस्तार के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कर्दन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सीमाएं जो होती हैं वो हमारे वास्तव में रेजर जो होता है उसकी धार के समान होती है। सीमाएं वास्तव में रेजर के धार के समान होती हैं जिन पर वर्तमान युद्ध या शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न लटका रहता है। कर्दन महोदय ने एक कोटेशन कही है। कर्दन कहता है कि सीमा वास्तव में लेजर की धार, सीमाएं वास्तव में लेजर की धार के समान है जिस पर वर्तमान
युद्ध या शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न लटका रहता है। वह है जो कर्जन महोदय थे, उन कर्जन महोदय ने माना कि जो सीमाएं जो होती है वास्तव में रेजर की धार के समान होती हैं। जो हमारा सेव करने का जो रेजर होता है उसकी संज्ञा थी कि रेजर की धार के समान होती हैं, जिस पर वर्तमान युद्ध और शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न लटका रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज वर्तमान समय में जो निर्धारित सीमाएं हैं, उन निर्धारित सीमाओं से जो सीमाओं का जो विस्तार आज राष्ट्रों के मध्य जो होड़ सी लगी हुई है और जो सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, तो आज हमारी जो सीमाएं जो हैं वो उन सीमाओं पर युद्ध के साथ साथ हमारे जीवन और मृत्यु का जो प्रश्न है वो हमेशा हमारे सामने बना हुआ है, जो कभी भी हो सकता है। क्योंकि सीमाओं के अंतर्गत जो क्षेत्रीय विवाद की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं वो धीरे धीरे जो है बड़ा रूप ले लेती हैं और बाद में फिर जो है वो युद्ध का रूप ले लेती हैं। इसी तरह से अगर हम उदाहरण से देखें कि अगर भारत और पाकिस्तान की अगर सीमाओं की अगर हम बात करें, तो भारत और पाकिस्तान की आए दिन भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत सीमाओं पर जो है आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ जो है किसी भी क्षण जो है युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सभी राष्ट्र या सभी राज्य जो है अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए एक राज्य की या एक राष्ट्र की जो सीमाएं होती हैं उनके अंतर्गत प्रवेश करना चाहते हैं, और सीमाओं के प्रवेश करने के वजह से ही क्षेत्रीय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये क्षेत्रीय विवाद की जो स्थितियां होती हैं वो फिर जो है हमारे आगे युद्ध का रूप ले लेती हैं। ये सीमाएं जो होती हैं, ये इस तरह की जो सीमाएं हमने जो आज वर्क कर रही है, सीमाएं जो आज हमारे किसी भी राष्ट्र या राज्य के अंतर्गत जो है उसके विकास का जो सार्वभौमिकता है उसको बनाए रखने का कार्य जो कर रही है, वो हमारी सीमाओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। परिणाम स्वरूप एक साधन के रूप में भी जानी जाती है सीमाएं, कि जो सीमाएं होती हैं वो एक साधन के रूप में भी जानी जाती हैं कि किस तरह से सीमाएं आज एक स्थान साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, कि जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, अर्थात उन वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में सीमाएं जो है हमारी जानी जाती हैं। तो सीमाओं के फंक्शन की अगर हम बात करें, सीमाओं के अगर हम कार्यों की बात करें, तो और हमारे सामने ये तथ्य क्लियर हो जाता है कि जो सीमाएं जो होती हैं वो सीमाएं राज्य की परिधि के साथ साथ राज्य की क्षेत्र का निर्धारण करने का कार्य करती हैं और राज्य की सुरक्षा का कार्य करती हैं। और सुरक्षा के कार्य के अंतर्गत जो हमारे राज्य हैं या हमारा जो राष्ट्र है उसको एकता के रूप में उसकी सार्वभौमिकता को बनाए रखने का कार्य करती हैं, एक बैरियर के कार्य करती हैं। बैरियर का मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति का आदान प्रदान होता है तो उसको वहीं जांच लिया जाता है। राज्य की जितनी भी जो व्यवस्था होती है वो हमारी सीमाएं उस राज्य की व्यवस्था को निर्धारित करने का काम करती है। कानूनी पक्ष अर्थात जो हमारे कानूनी जो पक्ष हैं, पहलू हैं, उन कानूनी पक्ष और पहलुओं के ऊपर भी जो है सीमाएं जो है अपना अधिकार क्षेत्र रखती हैं। एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक्करण करने का भी वर्ग जो है सीमाएं करती हैं। सीमाएं जो होती हैं वो क्षेत्रीय विवाद के स्थान भी बन जाती हैं और क्षेत्रीय विवाद की स्थिति के कारण भी जो है यहाँ सीमाएं जो होती हैं वो निर्धारित करती हैं क्षेत्रों को, और उसके कारण वहाँ क्षेत्रीय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्षेत्रीय विवाद की स्थिति को अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय विवाद की स्थिति हम भारत और चीन के अंतर्गत देख सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य में अक्सर भारत का जो हमारा पूर्वी भाग के अंतर्गत
उत्तरी भाग के अंतर्गत स्थित लद्दाख और पूर्वी भाग के अंतर्गत स्थित जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हैं, उन राज्यों के भीतर जो है हमारी क्षेत्र की जो सीमाओं का जो विस्तारित जो भाग है, उन क्षेत्र की सीमाओं के कारण ही क्षेत्रीय विवाद की स्थिति जो है आए दिन उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सीमाएं जो होती हैं वो सुरक्षा का भी कार्य करती हैं। ये सभी जो सीमाओं का जो कार्य है एक स्थिति के विवाद के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ खनिज पदार्थों के कारण भी हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बेरुका, चिलिका और बोरेविया का उदाहरण दिया कि वहाँ जो नाइट्रेट की जो उपस्थिति थी, उपलब्धता थी, उसके कारण जो है क्षेत्रीय विवाद की दशा उत्पन्न हो गई थी। और इस क्षेत्रीय विवाद की स्थिति के कारण ही जो है सीमाएं अपना वर्क कर रही हैं। साथ ही साथ जो कर्जन जो भूगोलवेत्ता है, कर्जन जो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने कहा है कि सीमाएं जो होती हैं वो वास्तव में रेजर की धार के समान होती हैं, जिस पर वर्तमान युद्ध, शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु का प्रश्न हमेशा लटका रहता है। लोग जो हैं इन सीमाओं पर न जाने कब आक्रमण कर दें, न जाने कब हमारे यहाँ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा जो है कर्जन साहब का मानना था। क्योंकि इस पर जो सीमाएं होती है, इस पर हमारे राष्ट्र का जो है जीवन और मृत्यु का जो प्रश्न है वो हमेशा बना रहता है। एक वर्तमान दशाओं को देखते हुए और एक प्राचीन दशाओं को देखते हुए अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जिस तरह से किले की चारों तरफ दीवार लगाकर किलाबंदी की जाती थी, उसी प्रकार से आज जो है हम सीमाओं का जो निर्धारण करते हैं, तो उन सीमाओं की जो है किलाबंदी जो हम करते हैं वो हमारे उस राज्य की सार्वभौमिकता को, उस राज्य की शक्ति पर निर्भर करती है। और अगर किसी भी राज्य की अगर सीमाएं जो होंगी वो अभेद होंगी तो ही राज्य जो है अपने शक्तिशालीता को बनाए रख पाएगा, उसकी सार्वभौमिकता को बनाए रख पाएगा। इस तरह से जो राज्य जो है वो पूरे विश्व के अंतर्गत एक संगठित या शक्तिशाली राज्य के रूप में या राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हमारी सीमाओं से जुड़े हुए कार्य थे, जो हमारे टॉपिक जो था उस टॉपिक के अंतर्गत जिसमें अपन ने सीमांत को जाना, सीमा और सीमांत में परिभाषा को समझने के बाद में अंतर को समझा कि सीमांत क्या होते हैं, सीमाएं क्या होती हैं, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं, सीमांत की क्या भौगोलिक विशेषताएं होती हैं या उसके क्या विशेषताएं होती हैं, और सीमा की क्या फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं, सीमाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, तो सीमाओं के वर्गीकरण को जाना। और सीमाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने उसको दो भागों में बांटा और उन दोनों भागों के बाद में आज हमने सीमाओं के कार्यों के बारे में आपसे चर्चाएं की हैं। और कार्यों की जो चर्चाएं की हैं उसके अंतर्गत हमने आज सीमाओं के जो जुड़े हुए कार्य हैं उनको समझा है कि सीमाएं जो होती हैं किस तरह का वर्ग जो है कार्य की जो है करती हैं। हमने इसके अंतर्गत आपके सामने कर्जन साहब की कोटेशन आपके सामने रखी है, महत्वपूर्ण कोटेशन है कि सीमाएं जो होती हैं रेजर की धार के समान होती हैं। इसी तरह से हमने इसी के अंतर्गत आपने सामने एक बात रखी थी कि रेडजर महोदय जो थे, उस रेडजर महोदय ने जो सीमाएं जो हैं उनको राज्य को जीव की संज्ञाएं दी हैं। परिणाम स्वरूप राज्य को जब जीव की संज्ञाएं दी हैं तो रेडजर महोदय ने सीमाओं को जीव की क्या कहा है, स्किन की संज्ञा प्रदान की है। अर्थात सीमाओं को त्वचा की संज्ञा प्रदान किसने की है, रेडजर महोदय ने की है। इस तरह से हमने इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो हमारा चौथा पेपर है, इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के चौथे पेपर में हमने आज सीमाओं से जुड़े हुए कार्यों को जाना है और इस सीमा और सीमांत वाले बिंदु के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हम चूज करेंगे कि राजधानी किसे कहते हैं और राजधानी के क्या कार्य हैं। राजधानी और राजधानी के कार्य, राजधानी का उत्पत्ति केंद्र या राजधानी का मूल केंद्र कौन सा है, तो राजधानी के बारे में चर्चाएं करेंगे। अब तक हमने इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको क्रम से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए अध्ययन कराया है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने राज्य को आपको समझाया, राज्य के बाद में हमने आपको राष्ट्र को समझाया, फिर उसके बाद में हमने राज्यों के आपको प्रकार बताए कि एकात्मक राज्य क्या होते हैं, किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार के उनका वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद में हमने आपको संघवाद बताया कि संघात्मक राज्य, फेडरल जो
स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, फेडरल स्टेटों का क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बताया। उसके बाद में हमने फेडरल विकास के वर्गीकरण को बताया। फिर हमने उस राज्य की सीमाओं को बताया कि सीमा और सीमांत क्या होते हैं और उनकी वर्गीकरण को बताया। और वर्गीकरण के साथ साथ हमने आपके जो है आज सीमाओं के कार्यों को भी बताया है। इस तरह से आज ये सीमाओं का जो सीमा और सीमांत और सीमा से जुड़ा हुआ जो फंक्शन था, सीमाओं का कार्य, यह आपको बताया है। धन्यवाद।